हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 की सिविक्स का, जिसका नाम है जी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट नहीं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा ना, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पीछे किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए 2010 से लेकर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे सबको देखा है, और जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड था ना उसको इस वीडियो में उतारा है। आपका एग्जाम कितना भी टफ हो, कितना भी ईजी हो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, उसको टैकल करने के लिए मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। जैसे आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन ये 2019 में आया था, 12 में आया था, 13 में आया था, 15 में आया था। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन अलग अलग है। क्वेश्चन अलग नहीं है, लैंग्वेज अलग है। ये क्वेश्चन एकदम सेम है, सेम सवाल पूछा है क्वेश्चन, और इसका आंसर भी सेम है। यही है सिर्फ इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने हर क्वेश्चन में किया है। जैसे आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड थे अलग अलग लैंग्वेज में। मैंने इसलिए उनके अलग अलग भी लिखा है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन किस किस वे में पूछा जा सकता है। मैं चाहता तो एक ही क्वेश्चन के आगे 2012, 2015, 2013 लिख सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। और साथ में मैं आपको खुद भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन और किस वे में पूछा जा सकता है, ताकि आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड दिक्कत ही खत्म हो जाए। सबसे बड़ी इस चैप्टर में यही दिक्कत है कि फिलोसफिकल चैप्टर है, ठीक है। और बच्चों को यही दिक्कत आती है कि चैप्टर में क्वेश्चन किस वे में आएगा और आंसर किस वे में करना है। तो इस वीडियो के बाद आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, चलो जी हम शुरू कर देते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि सेम ये चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने हिंदी में भी अपलोड किए हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी एसएसटी हिंदी में है, तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है इस पीडीएफ के साथ, ठीक है। तो अगर आपको कोई दोस्त वगैरह हो जिसकी एसएसटी हिंदी में हो, तो उनको इस वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उनको शेयर कर देना। और शेयर कर देना, हिंदी वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैंने इसलिए हिंदी के लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी बनाया है, तो आप उनको शेयर वगैरह कर देना। चलो जी हम शुरू कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सपोर्ट दी स्टेटमेंट विद एग्जांपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है, कैसे एक्सप्लेन करो। इसमें भी लिखा है व्हाई डू यू फील दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें भी लिखा है व्हाई डू यू फील दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन तो ये तो एकदम सेम ही सेम है, 12 में भी आया था, 13 में भी आया था। ये क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी इज मोर इफेक्टिव देन इट्स अदर ऑल्टरनेटिव, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट। ये डेमोक्रेसी बाकी इसके ऑल्टरनेटिव से अच्छी है, एक्सप्लेन करना है कैसे, ठीक है। क्वेश्चन देखो एकदम सेम है, क्वेश्चन एकदम सेम है, बट लैंग्वेज देखो इस वाले क्वेश्चन की और इस वाले क्वेश्चन की थोड़ी सी अलग है। बट आपको पता चल गया इस वाले क्वेश्चन में बस ये डेमोक्रेसी के फायदे बताने हैं। तो ये देखो डेमोक्रेसी के फायदे हैं, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म। आपको ये भी आ सकता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन हाउ, ठीक है, या जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये लिखना है कि इट प्रमोट द इक्वालिटी अमंग द सिटीजन। डेमोक्रेसी में सारे के सारे लोग इक्वल होते हैं। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी में लोगों की रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ इन द डिसीजन मेकिंग, यानी यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। क्यों? एक नॉन डेमोक्रेटिक डिसीजन जहाँ पर राजा रानी वाला सिस्टम होता है, वहाँ पर जो है वो डिसीजन जो है वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि राजा डिसीजन किसी से पूछकर तो नहीं लेता, सिर्फ खुद ही लेता है। बट एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन लिया जाता है ना, वो सबसे पूछकर लिया जाता है, इसलिए वो डिसीजन एकदम बेस्ट होता है। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, सिस्टम के अंदर क्या होता है, हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, मेरे को आपसे कोई दिक्कत है, आप भी पॉलिटिकल लीडर हो, आप कोई लॉ लेकर आए और मेरे को उससे दिक्कत है, तो हम दोनों पार्लियामेंट में जाएंगे, डिबेट करेंगे और अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके किंग को या आपके राजा को आपसे दिक्कत हुई, तो वो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिला देगा, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। इट अलाउ रूम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, करेक्ट इट्स इट्स ओन मिस्टेक कर लेना। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं वो अपनी मिस्टेक सुधार सकते हैं। कैसे? मैंने एक कैंडिडेट को वोट दिया, वो जीत गया, उसने अगले 5 साल कोई काम नहीं किया, मैं अगले बार किसी और को वोट दे दूंगा। तो इसका क्या मतलब है, डेमोक्रेसी में हमको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई मौका नहीं मिलता है। एक बार जो बन गया, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर बेटा, ऐसे डायनेस्टिक सक्सेशन चलता रहता है, ठीक है। तो ये आंसर लिख कर आना है, एग्जाम्पल दे देना। एग्जाम्पल भी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल भी पूछा था ना, तो एग्जाम्पल आप नॉर्थ कोरिया का दे देना। नॉर्थ कोरिया एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर डिक्टेटरशिप है, और वहां पर लोगों को कोई राइट नहीं दिया गया। वहां पर डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी नहीं है, ठीक है। वहां पर लोगों की डिग्निटी नहीं है, वहां पर लोगों में इक्वालिटी नहीं है। नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग है, वो जिसको सपोर्ट करता है वो अच्छा माना जाता है, जिसको सपोर्ट नहीं करता वो बुरा माना जाता है ना। तो ये लिख देना आप, और इंडिया से कंपेयर करके लिख सकते हो आप कि हाँ इंडिया में डिग्निटी है, इंडिविजुअल है, डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, सबसे पूछ कर लिया जाता है, टाइम लगता है बट डिसीजन अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अच्छा, मैं जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि ये चैप्टर मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है।
उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके पास 1 महीना है या 15-20 दिन है, आपको लगता है चैप्टर की वीडियो देखना चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर समझा रखा है। और इस वाली वीडियो को, ठीक है, अगर मान लो 2-3 दिन है एग्जाम में, ठीक है, और आप यही वीडियो देखकर जाने की सोच रहे हो, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जैसे मैंने बोला। पर वीडियो को स्किप करके मत देखना, स्पीड बढ़ा लो सेटिंग से, ठीक है, 2x करके स्पीड करके देख लो, तेज करके देख लो, बट स्किप मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन और किस वे में पूछा जा सकता है और इस आंसर में आप क्या ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट ओवर। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे बोलते हैं कि सर ये कैसे क्वेश्चन आ गया, चैप्टर तो बड़ा टफ है। तो ध्यान से सुनना ये वाला क्वेश्चन। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोलता है कि डेमोक्रेसी का है ना, एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, आप किसी से भी पूछो कि आपको क्या लगता है कि इंडिया में कुछ चीजें इंप्रूव हो सकती है, हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम में कुछ इंप्रूव हो सकता है, हर एक बंदा ना कुछ अपना सजेशन देगा ही देगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो बोलेगा कि हाँ जी 100% डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर और हर काम जो हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर बंदे की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है और हमेशा ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। क्या नॉर्थ कोरिया में ऐसा होगा? द आंसर इज नो। वहां पर तो लोगों की कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है जी कुछ होने ही नहीं वाला है ना। आप उनसे पूछोगे लाइफ कैसी चल रही हो, बोलेगे बढ़िया चल रही है, ठीक है, जबकि नहीं चल रही होगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई पूरा नहीं करेगा। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा होता है कि लोग जो है उनकी डिमांड होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनको पता है उनकी डिमांड सुनी जाएगी और पूरी करने की कोशिश भी हो सकती है ना, होती है या हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब हर डेमोक्रेटिक कंट्री के सारे लोग एक साथ बोले कि हाँ जी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है हमारे इंडिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर सारे काम बेस्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इससे कैसे मैच करता है, फिर हम आंसर पे आएंगे। द पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द डेमोक्रेसी शो द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग हैं ना डेमोक्रेसी से डिससेटिस्फाई है, और यही चीज डेमोक्रेसी की सक्सेस को दिखाता है। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने बोला नॉर्थ कोरिया के लोग अपने लीडर से खुश रहेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो दुखी रहेंगे तो वो और दुखी कर देगा, मतलब सीधा ऊपर पहुंचा देगा। तो इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब अपने को ये पता चला कि एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वहां पर लोगों को सेटिस्फेक्शन तो होता है, क्योंकि उनको पता है डिससेटिस्फाई मतलब अपने आप को डिससेटिस्फाई रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर किंग मतलब रूलर को पता चल गया वो मार देगा। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग जो है वो डिससेटिस्फाई होते हैं और वो ये बोलते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कंप्लेंट करते हैं और बोलते हैं ये चीज़ सही होनी चाहिए। तो इसका मतलब उनको पता है कि उनकी बात सुनी जाएगी और उसको सही करने की कोशिश करा जाएगा। तो यही चीज़ बताता है कि डेमोक्रेटिक एक अच्छा सिस्टम है देन डिक्टेटरशिप, ठीक है। अब देखो आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यही सारे के सारे पॉइंट लिख देने। आंसर लिखने का सिर्फ यही मोटिव है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज जाते हैं कि सर यहाँ पर आंसर अलग लिखा है, यहाँ पर आंसर एक अलग लिखा है इस क्वेश्चन का। तो सीधा आंसर यहाँ से चिपका के अपनी आंसर शीट में लिख देना, क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। एज दी पीपल गेट मोर बेनिफिट ऑफ द डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर लोगों को बेनिफिट मिलते हैं तो वो और हमारे आप कह सकते हो बेनिफिट की डिमांड करते हैं, ठीक है। पीपल ऑलवेज केम विद दी मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक सेटअप। लोग और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और ज्यादा बढ़ती रहती है उनकी एक्सपेक्टेशन। दे ऑल्सो हैव कंप्लेंट अगेंस्ट दी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में वो कंप्लेंट भी करते हैं जी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। और यही सारी की सारी चीजें, सजेशन, कंप्लेंट, यही दिखाता है कि डेमोक्रेसी एक सक्सेसफुल सिस्टम है गवर्नमेंट का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग कम से कम अपनी कंप्लेंट पर डाल सकते हैं और उनकी कंप्लेंट को सुना तो जाता है, ठीक है। और ये वाली लाइन तो बिल्कुल आंसर से ही लिखी हुई है। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आए तो ये वाला भी पॉइंट इंक्लूड कर देना, सारे के सारे यही लिखा हुआ है कि दी पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ द डिससैटिस्फैक्शन विद द डेमोक्रेसी शो द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट, ठीक है। चलो जी, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आता है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो ना, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसपेरेंसी द डेमोक्रेसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये लिखा हुआ देखो, ट्रांसपेरेंसी मीन दैट every individual belonging to a particular democratic country has right to examine or instigate whether the law, plan, action, policy or the decision taken by the government are or correct or not, or the decision was taken through the correct procedure or not। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ना, इसका मतलब ये होता है कि एक कंट्री का हर एक बंदा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हर एक बंदा अगर पूछना चाहे गवर्नमेंट से कोई सवाल तो वो पूछ सके और वो ये चेक कर सके, ठीक है, एग्जामिन कर सके, इंस्टिगेट कर सके कि गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है, पॉलिसी बनाई है, लॉ बनाया है, वो एक प्रोसीजर फॉलो करके बनाया है या नहीं बनाया।
क्या इंडिया में ट्रांसपेरेंसी है? द आंसर इज यस। इंडिया में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे इंडिया के अंदर है आरटीआई। मैं आपको समझाता हूँ, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? हॉकी मत लिखना या हॉकी मत बोलना। क्यों? 2017 में एक पर्सन थे, टीचर थे वो, है ना, हमारे महाराष्ट्र के टीचर थे, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ मेरा महाराष्ट्र, तो ऐसा नहीं है, ये मत समझना मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, बट क्योंकि मेरा नाम भारत है तो पूरा भारत ही है, समझ रहे हो। तो अब क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, तो उन्होंने एक आरटीआई डाली, ठीक है, क्योंकि वो भी टीचर थे, उनके भी दिमाग में दुविधा थी, कुछ बोलते कि स्पोर्ट्स है हमारा, नेशनल स्पोर्ट है, तो उन्होंने बोला जी ये बताओ, गवर्नमेंट को लेटर लिख के, मिनिस्ट्री को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को लेटर लिख के ये बोला कि जी ये बताओ, आरटीआई डाल के, आरटीआई डालते हैं, ठीक है, आरटीआई डाल के उन्होंने पूछा ये बताओ जी, हॉकी को अपने नेशनल जो अपना स्पोर्ट्स है वो कब घोषित करा? उन्होंने बोला हमने करा ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, वो सवालों का जवाब देती है, ठीक है। चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। 2014-15 में आया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड द डिक्टेटरशिप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? मैं इसका आंसर वैसे ही समझा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं रीड करूंगा ज्यादा टाइम लग जाएगा, आंसर सुन लो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना डिसीजन जो होता है, डेमोक्रेटिक नहीं, पहले नॉन डेमोक्रेटिक की बात करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना डिसीजन जो होता है फास्ट होता है, राजा जो डिसीजन लेता है फास्ट लेता है, क्योंकि उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको डेलिब्रेशन डिबेट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कोई पब्लिक सजेशन लेने की उसको जरूरत नहीं है, वो जो बोल देगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसका डिसीजन फास्ट होता है, बट वो सही डिसीजन नहीं होता। जबकि अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर डिसीजन जो होता है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पूछ कर लिया जाता है, प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, बट वो डिसीजन बेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वो मोर इफेक्टिव होता है और मोर एक्सेप्टेबल टू दी पीपल होता है। मान लो मैं लाइव रख रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक पोल रखवाया, मतलब मैंने बिना पोल रखवाए लाइव आ गया कि जी मैं आ गया लाइव, आ जाओ बच्चे। अब आपको लगेगा कि सर आप बिना बताए लाइव आ गए, पूछना चाहिए था हमारे से कि आप कब लाइव आ रहे हो, तो हम आपको टाइम बताते, हमारे लिए थोड़ा इजी होता है, हमारे ट्यूशन होते हैं, ये सारी की सारी चीजें होती है ना। तो मैंने यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप कर एक तरह से तरीका अपनाया, मैं खुद ही बोल दिया मैं लाइव आ रहा हूँ। बट अगर मैं आप सबसे पूछ कर डिसीजन लेता तो वो ज्यादा डिसीजन अच्छा माना जाता, सारे के सारे लोगों के डाउट सॉल्व हो पाते, सारे के सारे लोग लाइव पे आ पाते, ठीक है। चलो, आई होप ये समझ आ गया। आंसर तो आप देख कर लिख लेना, बट क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है और किस वे में क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैंने आपको बताया। ध्यान से सुनिए वाला क्वेश्चन। An ideal government would not keep itself away from the corruption, but it also make fighting corruption and the black economy a top priority। इसका मतलब क्या है कि देखो, एक आइडियल गवर्नमेंट जो होती है वो खुद को तो करप्शन से दूर रखती है, खुद तो करप्शन नहीं करेगी और साथ में दूसरों को भी नहीं करने देगी, क्योंकि अगर करप्शन होता है तो फिर ब्लैक मार्केट या ब्लैक इकोनॉमी जन्म लेगी। अब इसका मतलब क्या है, ब्लैक इकोनॉमी और ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी का तो आपको मतलब पता है ना क्या होता है, वो पैसे जिस पर टैक्स वगैरह नहीं दिया जाता। सिंपल, बहुत आसान भाषा में समझाए, ऑल दो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझाना, बस इतना याद रखना, वो पैसा जिस पर टैक्स नहीं होता, ठीक है, तो उसको आप ब्लैक मनी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, एन आइडियल गवर्नमेंट इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट। एक है ना, बहुत ही जो बढ़िया गवर्नमेंट होती है ना वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है, वो हर सवालों का जवाब देती है, और हर सवाल का जवाब वो कब दे पाएगी? जब वो करप्शन फ्री होगी। अब मैंने अगर 100 करोड़ का घोटाला किया है, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, तो आप अगर मेरे को पूछोगे कि 100 करोड़ का क्या हुआ, तो मैं जवाब दूंगा द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैंने 100 करोड़ का घपला किया है ना। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि जो आइडियल गवर्नमेंट होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो अपने आप को करप्शन फ्री रखने की कोशिश करती है, एक प्रोसीजर फॉलो करती है, नॉर्म फॉलो करती है, और डिसीजन मेकिंग में सबको इंक्लूड करती है, सब लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश करती है, ठीक है। एक डिक्टेटरशिप जो होता है उसमें आप देखो, जैसे मैं समझाता हूँ, अगर एक गवर्नमेंट खुद डिसीजन ले रही है तो इसका मतलब क्या है, एक लीडर जो है वो अकेले डिसीजन ले रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कोई ना कोई धोखाधड़ी कर रहा है, शायद करप्शन करे। बट अगर वो सबसे डिसीजन लेकर पूछकर डिसीजन लेता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वो ज़्यादा आइडियल है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। अब देखो, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, यही आपके क्वेश्चन से डायरेक्टली रिलेटेड है। देखो, करप्शन एंड दी ब्लैक मनी आर क्लोजली लिंक टू ईच अदर। अगर करप्शन बढ़ेगा तो ब्लैक मनी भी बढ़ेगी, है ना। अब मान लो करप्शन होता है, तो करप्शन से जो इलीगल पैसा आया है उसको छुपाने के लिए कोई ना कुछ चीजें करनी पड़ेगी, तो वो ब्लैक मनी ही तो हो गया। तो इसमें यही बता रखा है, दोनों चीजें जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, एंड दे फ्लोरिश व्हेन दी गवर्नमेंट ग्रोप देम। और ये जो है वो और बढ़ती है जब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। मैं किसी कंट्री का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, ठीक है, बट चलो यार लेना ही पड़ेगा एग्जाम्पल, पड़ोसी की बात करते हैं, अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, फेवरेट कंट्री है मेरी, जब भी एग्जाम्पल लेना होता है ऐसा कुछ तो मैं उसी के एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, ऐसी कोई पर्सनली दिक्कत नहीं है पाकिस्तान से, लोग अच्छे होंगे, ऑब्वियसली बात है, हर कंट्री में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे भी लोग होते हैं, बट गवर्नमेंट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ वहाँ की आर्मी की,
तो वहाँ का जो आर्मी है उनके पास उनके खुद के मॉल है। वहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले न्यूज़ सुनी थी कि उनका खुद पिज़्ज़ा का आउटलेट है, पापा पिज़्ज़ा जॉन करके ऐसा कोई पिज़्ज़ा आउटलेट है उनका, एक आर्मी ऑफिसर का, उनके खुद के मॉल है। ठीक है, इतना अंधा पैसा उनके पास कहाँ से आया? मतलब एक आर्मी पर्सनल की सैलरी कितनी होती है? 60,000 70,000। अरे आप देखो इंडिया का एग्जाम्पल देखो, इंडिया की आर्मी सबसे बड़ी है, ठीक है, और बेस्ट है आर्मी, बट फिर भी हमारे किसी भी आर्मी पर्सनल के पास इतना अंधा पैसा नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। इससे क्या पता चलता है? हमारे यहाँ पर करप्शन नहीं है, आर्मी के बेसिस पे तो बिल्कुल करप्शन नहीं है, बट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन है ना? तो और ये क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान में? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं, है ना? नहीं तो वो नहीं कर पाते करप्शन, है ना? तो इससे दो बातें पता चलती है, एक कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है करप्शन को सपोर्ट कर रही है, और दूसरी इंडिया की आर्मी बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। Hence, it is the responsibility of the government to put these two closely linked issue on the top priority and give punishment to those who are indulge in them। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनसे। पहला कि गवर्नमेंट को अपने आप को दूर रखना चाहिए, ठीक है, करप्शन से, और उन लोगों को पनिश करना चाहिए जो करप्शन में इंडल्ज है, जो करप्शन कर रहे हैं। तभी तो वो गवर्नमेंट एक बढ़िया गवर्नमेंट बन पाएगी, वो एक आइडियल गवर्नमेंट बन पाएगी। तो यही बात लिखी हुई है ना, समझ आ गया? तो यही इसलिए ये पॉइंट इससे रिलेटेड है। ऊपर वाला पॉइंट है ना सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लाइन थी, ठीक है, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट शुड बी गिव एम्फेसाइज ऑन द बिल्डिंग द करेक्टर। करेक्टर, लोगों के करेक्टर पे एक तरह से लोगों का करेक्टर बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को। मैं समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर आप लोगों को एहसास दिला पाओगे ना कि आपकी कंट्री जो है, आपको आपकी कंट्री को आपकी ज़रूरत है और आप करप्शन मत करो, ईमानदारी का पैसा कमाओ, ठीक है, तो लोगों को भी पता चलेगा और इससे कंट्री का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। और ऐसा काम वही लीडर कर सकता है जो खुद करप्शन से फ्री हो, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा लीडर बोले जिस पे खुद करप्शन के आरोप लगे और बोले करप्शन ना करो, तो कौन सुनेगा उसकी बात, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि अगर कोई हाई मोरल वाला, ठीक है, हाई मोरल वैल्यू वाला कोई अगर लीडर ये कहता है, मैन ये कहता है कि करप्शन मत करो, पैसे वगैरह इनलीगल बिजनेस वगैरह से मत कमाओ, तभी लोग उसकी बात सुनेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एग्जामिन द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या डिस्पैरिटी। और सेम नीचे भी क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी डू नॉट अपेयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन दी डेमोक्रेसी रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब इसका मतलब क्या है? दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो है ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के मामले में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में। मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर इंडिया का एग्जांपल लो, या अगर हम बात करें चाइना का, चाइना में एक तरह से नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है ना, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर लोगों के पास चॉइस हो, वोट देकर लीडर को चुन सके। बट वहां पर तो वोट होता है तो एक ही लीडर दिखता है, एक ही पार्टी दिखती है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वहां पर डेमोक्रेसी है? ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देख ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर हम एक नॉन डेमोक्रेटिक, मैं आपको बता दूं, वैसे तो हम आंसर देखेंगे, बट 1950 से लेकर अभी तक का डेटा अगर हम देखें, 2000 तक का डेटा देखें, तो हमें पता चला है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी ऊपर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वहां पर आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा देखने नहीं मिलती। सारे के सारे लोग जो है, मतलब गैप जो होता है गरीब और अमीर में, वो ज्यादा नहीं होता। जैसे इंडिया में देखो गैप बहुत है। अमीर की बात करें तो बिल्कुल हमारे मुकेश अंबानी बात करें, रतन टाटा बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच है, अल्ट्रा रिच है। और पुअर की बात करें तो बहुत पुअर है। इससे क्या पता चलता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ज्यादा है। बट एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमें कम देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ऑल दो ये बहुत अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। और हाँ, ये बात सही है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के मामले में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऊपर है, बट डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अगर आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करना है तो आप नॉन डेमोक्रेटिक बन जाओ, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में डेमोक्रेसी फिर भी बेस्ट है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है और डेमोक्रेसी में और भी ज्यादा राइट देती है। जैसे आपको बोलने का अधिकार है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई बोलने का अधिकार नहीं होता, आपके राइट्स होते हैं, बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई राइट नहीं होते। आंसर पे आ जाते हैं, सीधा एग्जाम में यही छाप के आ जाना है, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि बिटवीन 1950 टू 2000 हमने क्या किया, डिक्टेटरशिप, हमें पता चला सर्वे से कि डिक्टेटरशिप जो है वो स्लाइटली बेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले। ग्रोथ भी जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज्यादा तेज हो रही है। बट ये और भी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है कि कंट्री का साइज क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है ना, कॉपरेशन क्या है, दूसरी कंट्री से रिलेशन क्या है, और उसने कौन सी पॉलिसी अपना रखी है। बट हाँ, ये बात सही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी ऊपर है। अब ध्यान से ये लाइन सुनना, ये वाली लाइन
बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन द कंट्री अंडर द डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, ये बात सही है, बट इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एट इट हैज सेवरल, लिखना भूल गया, रियली सॉरी, बट मैं इसके आगे लिख देता हूँ, एज इट सर्व सेवरल बेनिफिट्स, ठीक है, एंड गेव राइट्स टू इट्स सिटीजन्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रियली सॉरी, ये पेन जो है मेरे से ढंग से नहीं चलता तो इसलिए ऐसी राइटिंग आ रही है, बट मैं बोल रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, यानी डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एज कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फिर भी डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, जो क्योंकि डेमोक्रेसी में और भी सेवरल बेनिफिट मिलते हैं और राइट मिलते हैं लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट सपोर्ट दी स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट। अब सबसे पहले तो यार लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है जो अंडरलाइन में दिख रहा है ना, पीपल्स ओन गवर्नमेंट, लोगों की खुद की गवर्नमेंट। देखो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लाख बुराइयां हो सकती है, बट वो लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। राजा में आप बुराई नहीं ढूंढ सकते क्योंकि राजा को आपने चुना नहीं, है ना। बट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबसे बढ़िया खासियत ये होती है कि आप उसे खुद वोट देकर चुनते हो, तो वो खुद की ओन गवर्नमेंट होती है, बुरी है अच्छी है आपकी है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है लेजिटिमेट गवर्नमेंट का कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, ऑलवेज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। सेम पूरा का पूरा आंसर लिखना है, बड़ा आंसर इसलिए लिखा क्योंकि 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट वाइज लिखना, पहला पॉइंट लिखना यहाँ तक, दूसरा पॉइंट लिखना आप यहाँ तक, और तीसरा पॉइंट ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गया हो। तो इसका मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है क्योंकि लोग वोट देकर अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, पीपल की ओन गवर्नमेंट होती है, ठीक है जी। आते हैं जी नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है अलग अलग सोसाइटी के लोग या अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग आप कह सकते हो रेस के, अलग अलग लैंग्वेज के लोग साथ में रह सकते हैं खुशी खुशी, ठीक है। बताना है आपको कैसे, देखो पहली बात तो मैं ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि जैसे कि बात करते हैं हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, पहले नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मान लो किंग किसी पर्टिकुलर रिलीजन से है, किसी पर्टिकुलर रेस से है, किसी पर्टिकुलर कल्चर से है, तो वो क्या करेगा, बाकी के साथ भेदभाव करेगा, करेगा नहीं करेगा, करेगा। और आप उसको रोक भी नहीं सकते, है ना। वो आप अगर रोकने की जाओगे उसे तो वो आपको दबाने की कोशिश करेगा बहुत बुरी तरीके से, बट ऐसा नहीं होता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को ऐसा किया जाता है कि एक सिस्टम डेवलप किया गया है और लोगों को राइट दिए गए हैं, ठीक है। हर लोगों को, चाहे वो किसी भी रेस से हो, लैंग्वेज से हो, कल्चर से हो, उन सबको राइट दिए गए हैं। बट एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमेशा लोगों को दबाया जाता है जो कि अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं इसके आंसर पे। पहले तो ये भी देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी, इसमें भी देखो सोशल डाइवर्सिटी लिखा है, ठीक है। और इसमें देखो ये लिखा है, ये वाली लाइन थोड़ी सी अलग है, ये वाला क्वेश्चन देखो, है क्वेश्चन सेम ही बट थोड़ा सा लाइनिंग अलग है। डेमोक्रेसीज लीड टू द पीसफुल एंड द हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द सूटेबल एग्जांपल। डेमोक्रेसी के अंदर जो सारे के सारे लोग होते हैं वो शांति से पीसफुली रह सकते हैं, है ना। अब पहली बात तो ये है कि देखो इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर कभी दिक्कतें नहीं होती, होती है, अलग अलग कल्चर की लड़ाई, लैंग्वेज की लड़ाई, रिलीजन की लड़ाई, रेस की लड़ाई, हर चीज़ की लड़ाई होती है। बट इंडिया के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप आवाज़ उठा सकते हो, बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर किंग ने कुछ किया है, आप मान लो किंग आपके साथ बुरा हुआ, आप किंग के पास गए और किंग ने भी आपके साथ भेदभाव करा, तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। बट एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ भेदभाव हुआ है तो आप धड़ल्ले से आवाज़ उठा सकते हो और बोल सकते हो कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को कुछ ना कुछ इंसाफ चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई हो, आई होप आपको। अब आंसर की बात कर लेते हैं, ये एग्जाम में आया तो सीधा सिंपल चेप देना। अब देखो पहली लाइन तो है ना वन क्वेश्चन वाली लिखी है, पहले तो ये देखो सोशल डाइवर्सिटी लिखा हुआ है, तो इससे आपको पता चल गया है सोशल डाइवर्सिटी का ये आंसर है। बट ये देखो, डू डेमोक्रेसी लीड टू द पीसफुल एंड द हार्मोनियस लाइफ अमंग द सिटीजन ऑफ द सोशल ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप, है ना। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि इसी क्वेश्चन का आंसर है ये। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। अब देखो पहली लाइन वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई कि नो सोसाइटी कैन बी फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, बट वी कैन लर्न टू रिस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस एंड कैन इवॉल्व द मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने परमानेंटली रिजॉल्व कर लिया वो अपना ये
आप कह सकते हो डिफरेंट सोशल ग्रुप की प्रॉब्लम। हर कंट्री में कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंसेस है, बट डेमोक्रेसी ने एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर लिया है जिसमें बैठकर उस डिफरेंसेस को सुलझाने की कोशिश की जाती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सुलझाने की कोशिश करी जाती है। ओके, डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। कौन सा आउटकम? सोशल अकोमोडेशन का, सोशल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट का, ठीक है। बट हाँ, अगर हम इसमें देखो ये वाली लाइन भी लिखी हुई है कि अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सोशल डिफरेंसेस का आप सोच भी नहीं सकते, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर सोशल डिफरेंस से किंग को दिक्कत है, आपके अलग होने से किंग को दिक्कत है, तो फिर तो आपको सरप्रेस ही करेगा, आपको दबाने की कोशिश करेगा, आपको मारने की कोशिश करेंगे। चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, चाइना हांगकांग के लोगों के साथ ऐसा ही कर रहा है, ठीक है, भेदभाव वगैरह कर रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है ना। और वहाँ पर और भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनके साथ वो गलत कर रहे हैं। ओके, बट तो इसका मतलब क्या, चाइना में मैंने बोला ना डिक्टेटरशिप है एक तरह से, वन पार्टी सिस्टम आप कह सकते हो। बट अगर हम अ, भारत की बात करें तो जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होती है प्रॉब्लम, होती है, लड़ाइयाँ होती है, धर्म के नाम पे, कल्चर के नाम पे, हर चीज़ के नाम पे होती है, लैंग्वेज के नाम पे भी कभी कभार दिक्कतें होती है, बट एंड में हम टेबल पे आके बातचीत करके रिजॉल्व करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे लोग शांति से रहे तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं वो? पहली चीज़ तो ये, पहले तो ये वाली लाइन लिखी हुई कि एबिलिटी टू हैंडल दी सोशल डिफरेंस, डिसीजन डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी के अंदर सोशल डाइवर्सिटी की जो प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका दिया गया है। अब ये बात लिखी हुई है कि बट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना चाहते हो ना, तो दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी? पहली चीज़ तो माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा मेजोरिटी को। जैसे कि श्रीलंका का एग्जांपल लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। श्रीलंका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हमारे श्रीलंका है ना, वहाँ पर जो सिन्हाला है वो तमिलों को साथ में लेकर नहीं चले, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर अगर आप चाहते हो कि सोशल हार्मनी बनी रहे, सारे लोग शांति से रह पाए, तो मेजोरिटी को माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रूल बाय द मेजोरिटी शुड नॉट बी रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी। जैसे कि देखो, श्रीलंका में सिन्हाला रूल कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेजोरिटी थे वो रूल कर रहे थे, पॉपुलेशन ज्यादा थी तो लीडर भी ज्यादा थे, बट रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं होना चाहिए। वो ऐसा ना हो सिर्फ मेजोरिटी के लिए काम करे, जैसे उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया बट तमिल को नहीं बनाया, तो ये दिक्कत है ना। तो यही दोनों चीज़ें अगर हम करेंगे तो एक हार्मोनस लाइफ, एक शांति से सारे के सारे लोग जो हैं सोशल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिल सकती है एक डेमोक्रेसी में, ठीक है। चलो जी, ओके। ये मैं आपको एक बात और बता दूं, ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, माइक में प्रॉब्लम हो रही है, एंड आई होप कि ये वाली वीडियो इस टाइम सही रिकॉर्ड हो रही हो, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्लेन द वे विच द डेमोक्रेसी हैज सक्सीड इन मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द सूटेबल एग्जाम्पल। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। मतलब लोगों की फ्रीडम होती है और लोगों की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। अब ये आंसर लिखना है आपको, ओके। देखो, डिग्निटी एंड फ्रीडम आपको दिख ही रहा होगा कि डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। द पैशन फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहां पर लोगों की रिस्पेक्ट हो, लोग वोट देकर अपनी गवर्नमेंट चुने और लोगों की रिस्पेक्ट हो, है ना। तो इसलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट माना जाता है जब फ्रीडम और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात आए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डेमोक्रेसी थ्रू आउट दी वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज एटलीस्ट इन दी प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी में ना दो चीजें एक देखनी पड़ेगी। जैसे देखो, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान बात करें वुमेन्स की कंडीशन की, तो वुमेन्स के साथ माना जाता है एक मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी, आपकी बुक में लिखा हुआ है मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जिसमें वुमेन के साथ थोड़ा सा भेदभाव वगैरह होता था। तो इस चीज को सॉल्व किया गया है, ठीक है। इस चीज को सॉल्व किया गया और डेमोक्रेसी में ये बोला गया है कि अगर वुमेन्स के साथ कुछ गलत होता है तो वो आवाज उठा सकती है अपनी, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो वुमेन्स डिमांड कर सकती है, अपनी आवाज़ उठा सकती है। और सेम है कास्ट इक्वलिटी के साथ। अगर कास्ट के नाम पे भेदभाव हो सकता है होता है तो लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो लोगों को इस चीज़ की फ्रीडम है, लोगों की डिग्निटी बनी है। अगर आपको कोई कास्ट के नाम पे या आपके जेंडर के नाम पे भेदभाव करता है तो आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर आवाज़ उठाने का आपको फ्रीडम है। आप अपनी डिग्निटी के लिए और अपनी फ्रीडम के लिए आवाज़ उठा सकते हो पीसफुली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं
नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट सो बी गुड इन प्रैक्टिस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस है। जैसे इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है सारे ही करने हैं, सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 2010 से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर खंगाले हैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट सो बी गुड इन प्रैक्टिस। ठीक है, अब जब हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को फ्रीडम है, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लिया जाता है, लोगों की रिस्पेक्ट होती है, तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं ये तो सिर्फ कागजी बातें हैं, एक्चुअल में तो लोगों के साथ भेदभाव होता है। बोल सकते हो ना, आपने भी आप भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसा तो नहीं है, इंडिया में भी लोगों के साथ भेदभाव होता है। होता है, होता है, पूरी दुनिया में हर जगह होता है। बट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि आपको ये एक बोला गया है कि अगर आपके साथ बुरा हो तो आप आवाज उठा सकते हो। राजा रानी वाले सिस्टम में आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते अगर आपके साथ बुरा हुआ है तो। बट आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पूरी अच्छी तरीके से आप अपनी आवाज उठा सकते हो। लेट्स एज्यूम, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है ना, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जैसे कि मान लो मेरे साथ भेदभाव हुआ है, मेरे जेंडर को लेकर, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, किसी भी चीज को लेकर मेरे साथ भेदभाव हुआ है। अब मैं क्या है, एफआईआर लॉन्च कर सकता हूँ, है ना, और बोल सकता हूँ कि जी मेरे साथ भेदभाव हुआ है और मेरी बात आप सुनो, है ना, और मेरे को इंसाफ दिलाओ। अब देखो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना, ये है मतलब आवाज़ उठाने के लिए मैंने बोला, ओके, कि आप आवाज़ उठा सकते हो कि आपके साथ बुरा होता है, एफआईआर वगैरह। बट अगर आप एफआईआर नहीं करते तो गलती किसकी? डेमोक्रेसी की। आंसर इज नो, गलती तो आपकी है। डेमोक्रेसी तो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, आप उसका फायदा उठाना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप अगर उसका फायदा नहीं उठाते तो आप ये नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी खराब है। ठीक है, मैंने जैसे बोला प्रॉब्लम हर जगह होती है, आपको अगर मौका दिया गया है कि उन प्रॉब्लम को आप आवाज उठा सकते हो उसके खिलाफ, तो अगर आप नहीं आवाज उठाते तो वो आपकी गलती है। तो यही लिखा हुआ है इसमें। देखो, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आंसर पूरा लिखना है बट मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इट कैन ओनली क्रिएट अ कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, सिटीजन हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव देयर गोल्स। अगर वो नहीं करते, अपने गोल को पूरा करने की कोशिश नहीं करते, भेदभाव हो रहा है, वो एफआईआर नहीं करवा रहे, तो उनकी गलती, डेमोक्रेसी की कोई गलती नहीं है। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हो तो क्या क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना चाहते हो तो पहली चीज तो है कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हर बंदे को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। ठीक है, और नेक्स्ट चीज है कि लोगों को भी ये राइट हो कि अगर मान लो उनको अच्छा नहीं लगता काम किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, तो वो अगले बार किसी और को वोट दे दे। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। कैसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट का एक वो फॉर्म कर सकती है, कैसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है डेमोक्रेसी? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के, ओके, और लोगों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा के, और लोगों को राइट दे के कि अगर उनको कोई लीडर अच्छा नहीं लगता है तो अगली बार किसी और को चुन ले। ठीक है, आप एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को कैसे कर सकते हो कि एक गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स, और एक चीज और इसमें इंक्लूड कर लेना है जी, आरटीआई वाली, है ना। गवर्नमेंट को अगर आप अकाउंटेबल बनाना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंसी भी होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगर आप गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पार्लियामेंट और लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, और वो लोगों की एक्सपेक्टेशन और नीड को लेकर टेक केयर करे और उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करे, तभी वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होगी। अगर गवर्नमेंट को चिंता ही नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लेजिटिमेट गवर्नमेंट? अभी ऊपर आपको बताया, पीपल्स ओन गवर्नमेंट। क्या अगर हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनी रहे, तो उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ और लोगों की खुद की गवर्नमेंट बनने दो। लोगों की खुद की गवर्नमेंट कब होगी? जब लोग जिसको वोट दे वही जीते, तभी तो वो लोगों की खुद की गवर्नमेंट होगी। इसका मतलब इलेक्शन में अगर धोखाधड़ी नहीं होती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, लोग जिसको चुनते हैं वही जीतता है, तो हम कह सकते हैं कि जी लेजिटिमेट गवर्नमेंट आप बना सकते हो, है ना। तो यही तीन चीजें थी कि आप अकाउंटेबल गवर्नमेंट का कैसे आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हो, आप रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हो, लेजिटिमेट कैसे बना सकते हो। ठीक है, ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया। और ये वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स के पॉइंट है, वही बात लिखी है देखो, करप्शन फ्री बनाकर, है ना, और डिबेट वगैरह, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मेजर पॉलिसी में बड़ा बड़ा रोल निभा के
है ना। मतलब अगर लोगों को पॉलिसी और लेजिस्लेशन पे बोलने का राइट हो, डिबेट वगैरह करने का राइट हो, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होगी वो रिस्पॉन्सिव होगी। मैं समझाता हूँ आपको कैसे, ठीक है, ये पॉइंट समझा देता हूँ। देखो, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कब होगी, जब वो लोगों की डिमांड को सुनेगी। अब लोगों की डिमांड को सुनने के लिए कोई मंच भी तो होना चाहिए, तो यही बात लिखी गई है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो लोगों के ओपिनियन को सुनने की कोशिश करती है, उनको बोलने का मौका देती है, ठीक है, उनकी डिमांड सुनती है, मेजर पॉलिसी पे डिबेट वगैरह कराती है, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी कैसे बन सकती है। तो पहली बात तो यही है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपको लिख देनी है, ठीक है। अब देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंस, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को अपने साथ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, करप्शन फ्री होगी गवर्नमेंट तभी वो डरेगी नहीं और ट्रांसपेरेंट बनेगी। और नेक्स्ट चीज़ है कि लोगों को भी राइट होना चाहिए कि वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अपनी गवर्नमेंट से पूछ पाए। जैसे मैंने आरटीआई का एग्जांपल दिया था ऊपर, है ना, वो टीचर ने हॉकी मतलब बोला था कि ये बताओ, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा था कि आप ये बताओ, ये स्पोर्ट्स जो हमारा हॉकी है वो कब नेशनल बना, स्पोर्ट्स बना, तो उन्होंने बोला जी कोई नेशनल स्पोर्ट है ही नहीं हॉकी, हॉकी हमारा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई क्या इंडिया में, तो इसका मतलब इंडिया में आरटीआई है तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट आप कह सकते हो। डिसीजन मेकिंग में रोल निभाते हैं लोग, कैसे रोल निभाते हैं, अलग अलग जो पॉलिटिशियन होते हैं वो पार्लियामेंट वगैरह में बैठते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी बाय एनकरेज ओपन डिबेट ऑन द मेजर पॉलिसी एंड द लेजिस्लेशन। और ओपन ओपन डिबेट करवा के, क्योंकि अगर हम ओपन डिबेट करवाते हैं तो इससे मतलब गवर्नमेंट, लोगों को ये लगता है कि हाँ, जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है, उनको कोई डर नहीं है, आप उनसे कोई भी सवाल पूछोगे वो आपको जवाब देगी। तो इसका मतलब ये भी एक चीज़ है जिससे गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी अपनी शो कर सकती है, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन है जो बुक से लिखी हुई है, ऊपर वाली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इस चैप्टर की पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, खत्म करते हैं एक ही बार में। ये पिक्चर शो, जैसे देखो ये आपको पता चल गया ना, ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, इसलिए ये आपको ऐसा दिख रहा है। तो ये है हमारे एक पर्सन दिख रहे हैं आपको, ओके, और ये डेमोक्रेसी दिखा रहे हैं, ये बहुत उदास से दिख रहे हैं, और ये देखो पत्थर आ रहे हैं, टू गेट मोर डिमांड्स, ठीक है, टू सेटल द डिस्प्यूट और इश्यूज। मतलब लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ती रह रही है, प्रोटेस्ट वगैरह, मतलब लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ती ही है डेमोक्रेसी से, ठीक है। चलो, अच्छा ये वाली पिक्चर, इस पिक्चर में क्या शो किया गया, इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे बैठे हुए हैं, ये देखो नीचे लिखा हुआ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो अपने सिटीजन पे पूरी नज़र रख रही है, सिटीजन है, पूरी नज़र कैसे रखती है, सेंसेक्स होता है, सेंसस में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये नंबर, एज वगैरह, बर्थ डेट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट के पास है। आपके पास गवर्नमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन है, द आंसर इज नो। बहुत सारी ऐसी खुफिया इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके पास नहीं होती, ठीक है, बहुत सारी अंदर की बातें होती है जो आपके पास नहीं होती। चलो वो अलग बात है कि डिफेंस पे क्या एक्सपेंडिचर हुआ, बट बहुत सारी दूसरी भी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डिस्क्लोज होनी चाहिए, जो आपको डिस्क्लोज नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब लोगों के पास इतने सोर्स नहीं होते, लोगों के पास दो सोर्स होते हैं, एक तो होता है पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन खुद बताते हैं तो पता चलता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट ये बता रखा है, ये एक ग्राफ दे रखा है कि कितने लोग जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, है ना। 62% लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, 10% लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं। ये हमारे पक्का पाकिस्तान से होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में डिक्टेटर रूल रहा है, आर्मी रूल रहा है, इंडिया में रहा नहीं, तो जब उनको इसलिए लगता है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है। 28% लोग कहते हैं कि जी हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन रहेगा लीडर, कौन नहीं रहेगा, ठीक है। और ये सबसे बड़े खतरनाक लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये साफ साफ बोलते हैं हमें डिक्टेटरशिप पसंद है, ये साफ साफ बोलते हैं डेमोक्रेसी पसंद है। अब जो ये बोलते हैं ना कि जो हमें जी कोई भी, मतलब कोई भी अच्छी नहीं लगती, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही लोग हैं जो वोट देने कभी नहीं चाहते, ठीक है। चलो, अच्छा ये नेक्स्ट पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर दिखा रखा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, ये पिक्चर है ये देखो, एक कंट्री के अंदर गरीब लोग भी हैं, मिडिल क्लास लोग भी हैं, और रिच भी हैं, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप देखोगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, ये वेल्थ के बारे में दिखा रखा है, ठीक है, रियली सॉरी, वो मच्छर वगैरह हैं, ठीक है। ये रात को वीडियो बना रहा हूँ ना, तो फैन वगैरह भी ऑन नहीं कर रखा मैंने। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, वर्ल्ड की वेल्थ दिखा रखी है इसमें, ये पूरा का पूरा पिज़्ज़ा दिखा रखा है, 2% पॉपुलेशन 90% से ज़्यादा का पिज़्ज़ा खा रही है, मतलब ज़्यादा वेल्थ उन्हीं के पास है। अगर हम 1 लाख रिचेस्ट पर्सन को, 1 लाख रिचेस्ट पर्सन को पूरे वर्ल्ड में अगर कैलकुलेट कर लें ना, उनकी इनकम को कैलकुलेट कर लें या वेल्थ को कैलकुलेट कर लें,
तो वो इंडिया की जीडीपी से ज़्यादा होगी, चाइना की जीडीपी से ज़्यादा, अमेरिका की जीडीपी से ज़्यादा मिलेगी आपको। समझ रहे हो? तो यही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट पिक्चर है, ये शो कर रहा है। अब देखो इसमें क्या है कि ये पहले तो एक ग्राफ देखो, फिर इसको पिक्चर से इंक्लूड करके समझाऊंगा, इंटरकनेक्ट करके समझाऊंगा मैं आपको। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोज हु से दैट देयर वोट मेक डिफरेंस। 67% इंडियन को लगता है कि उनका वोट जो है वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं, शायद आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो वोट देने नहीं जाते होंगे। उनको लगता होगा कि यार वोट देने से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ता है ना, मेरे एक वोट से क्या फ़ायदा होता है। ये बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ कि वोट देने आप क्यों नहीं गए, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि वोट से फ़र्क नहीं पड़ता, बट 67% इनको पता है कि यार वोट से फ़र्क पड़ता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो अपने वोटिंग राइट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं। अब इसका इस पिक्चर से कनेक्शन सुनो। ये एक छोटा सा पर्सन आके, ये लीडर है, आर लीडर टुडे, ये बोलते हैं कि हे लेडी दैट्स माई सीट। वो बोलते हैं मेरी सीट है, यहाँ से आप खाली करो। इसमें दिखाता है कि पुराने टाइम में वुमेन्स को अपने राइट के बारे में नहीं पता था, बट अब उनके राइट के बारे में पता है उन्हें। ठीक है, अब जैसे जैसे उनको अपने राइट के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे वो थोड़ा सा एक्टिव अवेयर हो रहे हैं अपने राइट को लेकर और डिमांड कर रहे हैं। जैसे देखो पुराने टाइम में वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, बट अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार उनका वोटिंग राइट है ना। माना जाता था कि वुमेन्स को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए पॉलिसी बनाने का क्या फायदा, है ना। बट जब वुमेन्स को पता चला उनके पास वोटिंग राइट है, तो उनके लिए भी अब लोग काम करेंगे। वो भी उन्होंने बोला कि हम भी उनको ही वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। तो इसलिए अब वुमेन्स के पास भी धीरे धीरे पावर आने लग गई। ठीक है, चलो यहाँ तो हो गया क्लियर। अब आते हैं जी इंपॉर्टेंट बात पे। सर नोट्स बता दो सबसे पहले। ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज़, जैसे कि इस चैप्टर के नोट्स वगैरह के लिए मैं पहले बता देता हूँ आपको, www.mainpointstudy हमारी वेबसाइट है। नेट ऑफ कर रखा था मैंने, नेट ऑन कर लेते हैं पहले। ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट ओपन करोगे तो ये नोट्स वगैरह खुल जाएंगे आपके सामने। ये एकदम फ्री वेबसाइट है, कोई मैंने कोई वो नहीं लगा रखा, कोई साइन अप वगैरह नहीं है, कोई फ़ोन नंबर नहीं देना, कोई पेड नोट्स नहीं है, क्लिक करते ही नोट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये नोट्स एकदम फ्री है क्योंकि मैं चाहता हूँ हर बच्चा इसका फ़ायदा उठाए। और ये नोट्स ऐसे वैसे नहीं है, आप कंपेयर करके देख लेना। कोई आपको पैसे दे के भी नोट्स दे रहा हूँ, मतलब पैसे लेकर भी नोट्स दे रहा हूँ ना, दे रहा हो तो उसके नोट्स से कंपेयर कर लेना, लाख गुना अच्छे मिलेंगे ये वाले नोट्स। ओके, बट मैं ये चाहता हूँ कि वो नोट्स सबको मिले, इसलिए मैंने फ्री रख रखे हैं। बट यार इसकी ना कॉस्ट, वेबसाइट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इसके सर्वर की कॉस्ट, और वो मेरे लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है जो सपोर्ट कर सकता है तो कंट्रीब्यूट के बटन पे जाके सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं सब, चाहे कितनी भी छोटी अमाउंट हो, कितनी भी बड़ी अमाउंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पता है फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। जब मेरे को पता चलेगा बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं और आगे बढ़ के सपोर्ट करूँगा। ठीक है, और ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने की। ठीक है, चलो, तो आप सपोर्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। ऐड दिख रही है, क्लिक करके ऐसी ऐड पे क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। ठीक है जी, 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा। और बाकी मैं बता दूं हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। ये मेन पॉइंट टेक का चैनल है। ठीक है, इस पे 11,100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। बेसिकली ये चैनल मैंने अर्निंग से रिलेटेड बनाया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, इस एज में तो वो कैसे अर्न कर सकते हैं वो मैंने इस ऐसी वीडियो के अंदर बनाया। मैंने वेबसाइट कैसे बनाई, वो वेबसाइट मैंने खुद बनाई है। ठीक है, यूट्यूब से देखकर, और वही वीडियो मैंने यहाँ पर बताई है आपको। और साथ में मैंने ये भी बताया है कि आप एनिमेटेड वीडियो कैसे बना सकते हो, आप यूट्यूब पे कैसे पढ़ा सकते हो, आप फ़ोन से एनिमेटेड वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे कैसे डाल सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें। नोट से कैसे अर्न कर सकते हो, ये देखो नोट से कैसे अर्न कर सकते हो, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो का फ़ायदा उठाना बस। ठीक है, और बाकी हमारा ये गेमिंग चैनल है, मेन पॉइंट गेमिंग करके। ठीक है, बहुत टाइम हो गया इस पर वीडियो नहीं डाली क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं, बट आपका कभी मन करे तो आ जाना। ठीक है, मेरी फ्री फायर की आईडी इनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, खेलेंगे, आ जाना आप कभी। और बाकी मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो नाम से सर्च कर लेना, आ जाएगा आपके साथ। ठीक है, बाकी अलग अलग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में मेरे से। ओके, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।
बाय बाय।